हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना सिंह। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेम्स जॉयस की एक बहुत ही फेमस नॉवेल जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जेम्स जॉयस को कौन नहीं जानता है। वो एक आयरिश राइटर थे। उनका जन्म डबलिन में हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1882 में एंड उनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, जैसे कि यूलिसिस, डबलिन आयर्स, फिनिगन वेक्स, और एक प्ले भी लिखा है एग्जाइल। ये जो नॉवेल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जिसकी हम अब बात करेंगे, इसकी पब्लिकेशन के बारे में ये कहा गया है, ये बात सामने आई है कि एजरा पाउंड ने इसको पब्लिश कराया, है ना। इसको बहुत सारे पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश करने से मना कर दिया था, जिसके बाद एजरा पाउंड ने अपने जो उनका एजरा पाउंड का मैगजीन है इगोइस्ट, उसमें इसको सीरियलाइज किया और इसको पब्लिश करने में जेम्स जॉयस की हेल्प करी। एजरा पाउंड जो एक अमेरिकन राइटर है, उन्होंने टी.एस. इलियट को वेस्टलैंड पब्लिश कराने में भी हेल्प किया था। पहले इसका नाम, इस नोवेल का नाम, पहले इसके जो कैरेक्टर है, मेन हीरो है इस नोवेल का, वो है स्टेफन डिडेलस। तो स्टेफन द हीरो ये टाइटल था। शुरुआत में इसका टाइटल क्या था? स्टेफन द हीरो। बट बाद में एजरा पाउंड के एडवाइस पे जेम्स जॉयस ने इसको चेंज कर दिया और इसका नाम रखा पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। स्टेफन डिडेलस का ये जो नाम जो है कैरेक्टर का, वो भी, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। और डिडेलस जो है, डिडेलस और उसके बेटे इकैरस को जेल में डाल दिया जाता है ना। ये एथेनियन आर्टिजन है ना। और इनको जेल में लेबरिंथ में इनको जेल में डाल दिया जाता है। और वहाँ पे कैद से निकलने के लिए डिडेलस जो है वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए मोम के पंख बनाता है ना, ताकि वो चिड़ियों की तरह उड़ के उस कैद से बाहर निकल जाए। तो उस पंख की मदद से वो कैद से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन डिडेलस जो है अपने बेटे इकैरस को कहता है कि एक बात की ध्यान रखना कि सन के नज़दीक ज़्यादा मत जाना, क्योंकि जब तुम सूर्य के नज़दीक जाओगे तो तुम्हारा जो ये पंख है वो पिघल जाएगा। तो उसके बेटे ने ये बात उसकी अनसुनी कर दी। उसकी जो वार्निंग थी उसके फादर की, उसको नहीं माना और वो सन के बहुत नज़दीक चला गया, और जिसके कारण उसके पंख पिघल गए और सीधे वो आके समुद्र में गिर गया। तो इस जो कैरेक्टर है डिडेलस का, ये स्टेफन डिडेलस का जो कैरेक्टर को कोरिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है वो भी जेल में था और अपने लिए पंख बनाता है और उड़ जाता है। तो ये कैरेक्टर जो है इस नोवेल का, वो भी अपने आप को एक कैद में महसूस करता है, चाहे वो कैद रिलीजियस हो, सोशल नॉर्म्स हो, फैमिली का कैद हो। तो ये सारी कैद से वो अपने आप को निकालना चाहता है, वो अपनी दुनिया में जीना चाहता है ना। उसका एम है कि वो राइटर बनना चाहता है, तो वो उसके लिए काम करना चाहता है ना। और तो वो यहाँ पे सिम्बलाइज करते हैं जेम्स जॉयस की, लाइक डिडेलस ही ऑल्सो वांट टू मेक his own wings. ओके, तो ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे और कैरेक्टर्स और समरी में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टेक्निक यूज़ किए हैं जेम्स जॉयस ने इस नॉवेल में। तो सबसे जो फेमस टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस का, वो यहाँ पे यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस, स्ट्रीम क्या होता है कि एक धारा, है ना। हमारे जो कंसियस माइंड में एक इंटरनल थॉट जो चलते रहता है ना, लगातार चलते रहता है,
आपने भी महसूस किया होगा कि हम कहीं और रहते हैं, हमारे विचार में कुछ और चलते रहता है, जो केवल कभी-कभी हम खुद ही नहीं जान पाते कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है ना? तो वो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, जो माइंड में वो लगातार वो थॉट की धाराएँ चल रही हैं, सोच की, तो उस टेक्नीक पे ये लिखा गया है। आप देखेंगे ये कैरेक्टर्स के मन में हमेशा तरह-तरह के विचार उठते रहते हैं। ये टेक्नीक जो है सबसे पहले लाया था, टर्म जो है ये क्वाइन किया था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर बैन ने ये टर्म क्वाइन किया था इनके वर्क द सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट में, और बाद में इसको पॉपुलराइज किया, आप लोग सब जानते होंगे, विलियम जेम्स ने, और इसको यूज़ किया अपने बुक में, है ना? कौन से बुक में यूज़ किया है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में पब्लिश हुआ है, उसमें इसको पॉपुलराइज किया विलियम जेम्स ने। बाद में बट इसको विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी में यूज़ किया। बाद में मे सिल्क्लेयर जो है वो राइटर, उसको उन्होंने इसको लिटरेचर में ले आए जब वो एनालाइज कर रहे थे डोरोथी रिचर्डसन के वर्क को, है ना? डोरोथी रिचर्डसन ने वर्क लिखा है पिलग्रिमेज, है ना? उनकी एक सीरीज है पिलग्रिमेज, उन वहाँ पे उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का टेक्निक यूज़ किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन, हेनरी जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ, ये सारे लोगों ने अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को यूज़ किया है। अनदर जो टेक्निक यूज़ किया, अनदर टर्म जो यूज़ किया है यहाँ पे एपिफैनी का, है ना? एपिफैनी एक टर्म है जो इस नॉवेल में यूज़ किया गया है। एपिफैनी क्या होता है कि सडन रियलाइजेशन, है ना? सडन रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड में हो, है ना? तो ये नॉवेल जो है फुल ऑफ एपिफैनी है। राइटर को, जो कैरेक्टर है, उसको अचानक से बातें रियलाइज होने लगती हैं, है ना? तो एपिफैनी हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नॉवेल को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दो ओपनिंग सेंटेंस जो है इसका, ओपनिंग कहाँ से होता है? यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं, स्टेफन के पिता हैं साइमन डेडालस, स्टेफन डेडालस के पिता हैं साइमन डेडालस, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक है। और शुरुआत होती है नोवेल की जब वो अपने बेटे को कहानी सुना रहे हैं, फेरी टेल सुना रहे हैं, और ओपनिंग लाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग लाइन्स इज वंस अपॉन अ टाइम एंड अ वेरी गुड टाइम इट वाज, देयर वाज अ मकाऊ कमिंग डाउन along with the road and the macaw met a nasty little boy named baby Takao. This is the opening line. तो ये जो कहानी है ये किसके बारे में है? ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, और ये खुद विलियम जेम्स को उनके लाइफ पे आधारित है, और ये कुंस्टले रोमन वर्क है ना? कंस्ट्रल रोमन में क्या होता है कि एक आर्टिस्ट की जर्नी को दिखाते हैं। बिल्डिंग्स रोमन भी एक टाइप होता है जिसका मतलब होता है नोवेल ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन बिल्डिंग्स रोमन्स में क्या दिखाते हैं कि एक जो कैरेक्टर है उसके बचपन से लेके बड़े होने तक की जर्नी को दिखाते हैं कि कैसे उसकी जर्नी रही है। बट कुंस्टले रोमन में ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट की लाइफ की जर्नी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो एक आर्टिस्ट है। तो ये जो नॉवेल है वो एक कुंस्टले रोमन है, और ये 5 चैप्टर्स में डिवाइड है। 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, और ईच चैप्टर्स रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेडालस लाइफ। ओके, तो मैंने बताया कि ये जेम्स जॉयस के खुद के जीवन पे आधारित है, क्योंकि युवावस्था में जब वो यंग थे तो एक तरफ रिलीजन और दूसरी तरफ हेडोनिज्म में बट के रह गए थे, और धीरे धीरे उनमें इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आती है और अपने जीवन को वो लेखक बनने की सही दिशा में ले जाते हैं। तो इसमें भी स्टेफन डेडालस नाम की एक लड़के की कहानी बताई गई है जो अपनी फैमिली के साथ आयरलैंड में रहता है, और बचपन से उसकी परवरिश कैथोलिक धर्म के अनुसार की गई है,
और उसको परिवार और राष्ट्र से जुड़कर रहने की सीख दी जाती है ना। हमारी फैमिली में एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, सबकी फैमिली में एनवायरनमेंट होता है, जो कहते हैं कि हर बच्चे को सीख देते हैं कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग चलना है। बच्चे के मन में क्या है वो लगातार अब मोस्टली जो फैमिलीज हैं वो नहीं जान पाते कि हमारे बच्चा क्या करना चाहता है, वो उस पर थोपते हैं। तो ये दिखाया जाता है कि वो उस पे वो फैमिली का जो रिलीजन है, नेशनैलिटी है, ये सब उस पे ये कह रहा है कि आप इससे दूर ना जाओ, आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, है ना। लेकिन स्टेफन बचपन से ही किस्से कहानियाँ लिखा करता था और बड़ा होकर राइटर बनना चाहता था। कुछ बड़ा होने पर स्टेफन को क्लॉन्गवुड नाम की बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और वहाँ उसे कड़े अनुशासन में रखा जाता है। तो इस तरह के स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो जो घर का माहौल है उसी तरह का माहौल का स्कूल भी भेज दिया जाता है ताकि वो बिगड़े नहीं। तो वहाँ पे भी उसे कड़े अनुशासन में रखा जाता है, धर्म की शिक्षाएं दी जाती है। और शुरू शुरू में स्टेफन जो है वो घर से गया था तो अकेला महसूस करता था, बट धीरे धीरे वहाँ पे वो घुल मिल गया, है ना। और जब छुट्टियां होती थी तो वो घर आ जाता था और फिर जाके वहाँ पे वो अच्छे से रहने लगा। स्टेफन जो था वो एक इंट्रोवर्ट लड़का था, है ना, और काफ़ी साई टाइप का था और इजी टू बुली था। बच्चे उसको बुली करने लगे और एक दिन ऐसा आया कि एक लड़के ने उसे पुल में ढकेल दिया, है ना। और वो उसकी आईसाइट कमज़ोर थी, स्टेफन डिडेलिस की जो है वो ग्लासेस पहनता था, उसको कम दिखाई देता था। तो वो क्या हुआ कि उसकी ग्लासेस फूट गई जब वो उसको उसी से पुल में धक्का दे दिया तो। और जब वो पढ़ने के लिए आया तो ना वो होमवर्क कर पाया और ना ही वो क्लास में पढ़ पा रहा था, और जिसके कारण उसके टीचर ने उसको पनिश कर दिया। लेकिन उसके साथियों ने उसको इनकरेज किया कि तुम्हें ये बताना चाहिए कि एक्चुअली तुम्हारी फॉल्ट नहीं थी, ये किसी दूसरे के द्वारा किया गया। तो वो जाके कॉन्फिडेंटली अपने टीचर से बोलता है कि ये मेरी फॉल्ट नहीं है, ये मेरे साथ किया गया जिसके कारण मैंने होमवर्क नहीं कर पाया। तो टीचर्स ने कहा कि ठीक है चलो। टीचर्स ने उसकी बात मानी और इस तरह से उसके साथी और स्टेफन बहुत खुश हुए कि चलो हमारी बात मानी गई। और एक बार स्टेफन दिखता है कि और भी लड़कों को पनिश किया जा रहा है और उससे पता चलता है कि जो उसके क्लास के लड़के थे वो सीनियर क्लास के लड़कों के साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी में गंदे काम करते हुए पकड़े गए हैं, जिसके कारण उनको पनिश किया जा रहा है ना। तो ये सारी बातें उसके स्कूल में होती हैं। और दिन बीतते गया, एक दिन स्टेफन क्रिसमस की छुट्टियों में घर आया हुआ था, तो उसी दौरान आयरलैंड के एक प्रमुख पॉलिटिकल नेता चार्ल्स पार्नेल की मृत्यु हो गई थी। और इस टॉपिक पे उसके परिवार में बहुत बातें हो रही थी, है ना। मैंने बताया था कि उसकी फैमिली में रिलीजन और पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म की बहुत बातें होती है और लगातार इस पे बहस छिड़ जाती है। तो जो ये लीडर है, पॉलिटिकल लीडर चार्ल्स पार्नेल, वो इस नॉवेल में कैरेक्टर नहीं है, बट ये हमेशा इफ़ेक्ट करते रहता है, ये सारे कैरेक्टर्स को हमेशा इफ़ेक्ट करते रहता है, उसका प्रेजेंस इनडायरेक्टली वहाँ पे रहता है ना। तो इस तरह से वक्त गुजरते गया और स्टेफन जो है और थोड़ा बड़ा हो गया। और स्टेफन को ये पता चलता है कि उसके जो फादर हैं साइमन डिडालिस, जो उसके फादर हैं, वो पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पा रही है और उनकी सारी फैमिली कर्जे में डूब गई है। और उसको पता चलता है कि अब वो स्टेफन जो है वो फिर से अपने स्कूल में नहीं जा पाएगा और उन लोग डबलिन चले जाते हैं दूसरे स्कूल के लिए, क्योंकि अब वो समर्थ नहीं है कि फी भर सके उस स्कूल की, काफ़ी महंगा स्कूल रहा होगा। और जल्दी ही स्टेफन का सारा परिवार जो है डबलिन चला जाता है और स्टेफन को दूसरे स्कूल में वेलवेडर में डाल दिया जाता है। दूसरा स्कूल का क्या नाम है? वेलवेडर। और यहाँ स्टेफन जो है वो एज ए स्टूडेंट थिएटर में परफॉर्म भी करने लगा और लिखने भी लगा, है ना। और धीरे धीरे स्टेफन अब यंग हो गया था, तो अब उसे सेक्सुअल डिजायर होने लगी, है ना। अब वो कुछ चाहता है कि
सेक्सुअल प्लेजर मिले और इसके लिए वो काफ़ी बेचैन रहता है। तो एक बार वो इन सब को लेके प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता है, वेश्या के पास, और फर्स्ट एक्सपीरियंस करता है ना। और उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, है ना, ये प्लेजर शारीरिक संबंध बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। और भी कई काम वो करने लगता है ना, जिससे उसको आनंद आए, तरह तरह के काम करने लगता है अपने दोस्तों के साथ। और जब वो वहाँ से लौट के आता है ना, उसको स्कूल में स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि उसने ये सब काम करके, प्लेजर वाले काम करके सारा खर्च कर दिया होता है। तो इसका भी उसको थोड़ा सा दुख था। और जब वो अपने परिवार के साथ 3 दिन के धार्मिक सम्मेलन में जाता है और वहाँ पे पुण्य, पाप, पुण्य, धर्म, नर्क, यातना आदि पर प्रवचन सुनता है, तो ये सुनकर स्टेफन को बहुत गिल्टी होता है ना, कि मैंने ये क्या किया। उसको लगता है कि मैंने जो पीछे करके आया, प्रोस्टिट्यूट के पास गया या अदर जो काम किए, वो सारा बहुत बुरा था, और इसके लिए वो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है। जब वो स्पीचेस, जो सरमन सुनता है, धार्मिक रिलीजियस सरमन सुनता है, तो उसको ये गिल्ट होता है। और इसके बाद वो रोजाना ही चर्च में जाके पूजा पाठ में शामिल होने लगता है और कैथलिक धर्म के अनुसार अपने रूल्स फॉलो करने लगता है और उस पे चलने लगता है। वो बहुत सात्विक जीवन जीने लगता है। लेकिन स्टेफन के अंदर इतना जो रिलीजियस भावना को देख के उसके स्कूल के डायरेक्टर को ये होता है कि अब ये बहुत प्रीस्ट बनना चाहता है, और वो डायरेक्टर जो है उसको प्रीस्ट बनने का ऑफर देते हैं। लेकिन काफ़ी सोच समझ के बाद स्टेफन को लगता है कि नहीं, मैं प्रीस्ट के लिए नहीं बना हूँ। वो अपने आप को एनालाइज करता है और कहता है कि नहीं, मैं प्रीस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एस्थेटिसिज्म चाहता हूँ, मैं प्लेजर चाहता हूँ, है ना। प्रीस्ट तो इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन मैं अगर खुद को देखूँ तो मुझे प्लेजर की बहुत चाहत है, तो इसलिए वो मना कर देता है। और धीरे धीरे स्टेफन और बड़ा हो जाता है और उसकी स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाती है और वह अब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देता है। और फिर बाद में पता चलता है कि उसके जो फैमिली की हालत और ख़राब हो गई है, और फिर वो फिर से एक शहर बदल लेते हैं, है ना। जब वो कर्जे में डूब जाते हैं तो सारा वो स्कूल छोड़ के, वो शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं, ताकि लोग वहाँ पे नए शहर में वो कुछ कर सके और नई दुनिया फिर से स्टार्ट कर सके अपनी लिविंग। एक दिन स्टेफन जो है बीच पे घूमने जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे वह एक लड़की को देखता है ना, जिसकी ब्यूटी को देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। एम्मा जो है वो बिलेवेड है। Emma is the character in this novel who is beloved of Stephen Dedalus, and Cranley is his friend, another character. So name I have Dante. Dante is the governess of Stephen Dedalus. So these are some important characters. Mary Dedalus is the mother of Stephen Dedalus. So you should remember this all characters. The father is Simon Dedalus, mother Mary Dedalus, friend Cranley, beloved is Emma, and governess is Dante. These 6 are important characters. ओके तो हम लोग कहाँ थे कि स्टेफन जो है वो बीच पे घूमने जाता है और वहाँ पे वो एक गर्ल को देखता है, और जिसकी ब्यूटी को देख के वो काफ़ी अटैच हो जाता है उससे, और उसको वो रियलाइज़ करता है वहाँ पे कि ब्यूटी और प्लेजर जो है वो इंसान की जो है वो नेचुरल डिज़ायर है। वो इंसान ने खुद ने उसको नहीं बनाया, वो नेचर ने ही उसको दिया है। तो जो नेचुरल है उसके लिए पाप और शर्म फील करना गलत है ना। जो नेचुरल डिज़ायर है उसके लिए क्या पाप और क्या शर्म करना, है ना। वो ऐसा रियलाइज करता है और वो सोचता है कि हमें अपने इमोशंस को धर्म के कारण दबा कर नहीं रखना चाहिए, इससे जीवन नरक बन जाता है। और स्टीफन फिर विश्वविद्यालय चला जाता है जहाँ उसके सारे मित्र बनते हैं, क्रैनली और
जिन्होंने उसको बहुत हेल्प किया, उसकी जो राइटिंग की आर्ट थी उसको बढ़ाने में। वो उसके श्रोता बने, उसको सुना, उसकी लिखने की कला को उन लोगों ने और इनकरेज किया कि तुम और अच्छा लिखो, है ना। और धीरे धीरे वह खुद को सभी सीमित दबाव से मुक्त करने के लिए और अधिक दृढ़ हो जाता है, और अंततः उनसे बचने के लिए आयरलैंड छोड़कर, है ना, वहाँ से चला जाता है, आयरलैंड छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो इन सब से ऊपर उठ के अपने राइटिंग के करियर को आगे लाना चाहता है। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को एक कैद में फील कर रहा था, जिससे कि वो छुटकारा पाना चाहता है। तो अपने पौराणिक नाम, जो मिथिकल ग्रीक नेम है डेडालस, स्टीफन को अपने लिए पंख बनाने की उम्मीद है। मैंने बताया था कि वो जो डेडालस है वो पंख बनाता है और कैद से उड़ के चला जाता है। तो स्टीफन भी सोचता है कि मैं भी अपने लिए पंख बनाऊंगा, जिसके सहारे वह सभी बाधाओं से ऊपर उड़ सके और एक कलाकार के रूप में जीवन हासिल कर सके। इसके साथ ही स्टीफन ठान लेता है कि वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर गुजारेगा और घुट घुट कर नहीं बल्कि आनंद से जीवन जिएगा। वह अपने परिवार, देश और धर्म को अपनी खुशी के रास्ते में नहीं आने देगा। ओके, तो ये जो नावल है वो 1916 में पब्लिश हुई थी, और हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बहुत ही फेमस नॉवल है, एग्ज़ाम पॉइंट्स के व्यू से भी ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।